कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पहले भाग को सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। सुमन ने पिताजी के दबाव में शोभित से शादी कर तो ली, पर उसका मन तो अभी भी सागर में ही रमा था। लखनऊ में ससुराल के लिए विदा होने के बाद सुमन के मन में कसमकस चल रही थी। उसके अंदर बैठी लड़की ने उससे कहा, अच्छा होगा अगर मेरे और सागर के संबंध की सारी बात एकदम साफ शब्दों में शोभित को बता दी जाए और उसके बाद जो भी होना हो सो होगा। तुरंत उसके मन ने कहा, ऐसी बेवकूफ़ी मत कर लेना सुमन, इससे तेरी जिंदगी नरक हो जाएगी, तुझे कुछ भी हासिल नहीं होगा। यदि तुझे यही सब बताना था तो शादी के पहले ही सब बता देती। यदि अब तू सागर को अपने जीवन में स्थान देगी तो पति पत्नी और वो के कारण तेरी जिंदगी नरक हो जाएगी। और अगर तू ये सब बातें शोभित को बताती है तो शोभित तुझे कभी भी अपनी उस पत्नी का स्थान नहीं दे पाएगा जिसकी उसने कल्पना की थी। ये सोचते विचारते उसे घबराहट होने लगी और सब कुछ उसने भाग पर छोड़ देना ही उचित समझा। प्रथम मिलन की बेला में ही वो बेमन से शोभित को सानिध्य देती रही। उससे शोभित की बातें उसी तरीके से हो रही थी जैसे ट्रेन के सफर में दो अजनबी पास बैठे कर बातें करते हैं। सुबह होने पर जब सुमन को अपने कमरे के बाहर घर की स्त्रियों की आवाज़ सुनाई दी तो उसने अपने साथ हो रहे शोभित का हाथ अपने ऊपर से हटाकर जल्दी से वॉशरूम का रूप किया और फ्रेश होकर मुंह पर हल्का घूंघट लेकर बाहर आ गई। सासू माँ ने बहू को लेकर अपने गले से लगा लिया। उनकी अनुभवी आंखों ने बहू के मन का अनमनापन तो देखा, पर वह उसके कारण का पता न लगा सकी। उन्होंने पूछा, बहू सब ठीक तो है? रात को सो तो पाई बेटी? शर्माती हुई सुमन ने सासू माँ के हाथों से अलग होकर उनके पैर छुए और बोली, सब ठीक है माँ जी, रात को नींद भी ठीक से आई। आपके बेटे अभी सो रहे हैं। शोभित की माँ ने चैन की सांस ली और बहू को लेकर किचन की ओर बढ़ गई। सुमन ने सोचा, जो भी हुआ उसमें शोभित के मम्मी पापा का क्या दोष है और शोभित का भी क्या कसूर है। ये सब किस्मत का खेल है। जो होना था सो हो गया। अब भलाई इसी में है कि एक अच्छी बहू का फर्ज इस परिवार के प्रति निभाया जाए। पर सुमन के मन में शोभित और सागर दोनों के व्यक्तित्व की हमेशा तुलना होती रहती थी। जब भी वो अपने पति के साथ बात कर रही होती तो उसके मन में सागर का ख्याल आ जाता कि कैसे सागर उसके साथ बात करते करते उसका अक्सर हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे बाहों में भर लेता था। इसी तरह वो सोती तो अपने पति शोभित के साथ थी, पर पति की बाहों में भी उसे ख्याल सागर का ही आता रहता था। कभी कभी वो सोचती, ये सब ठीक नहीं हो रहा है, मुझे अब सिर्फ शोभित को अपने जीवन में स्थान देना चाहिए। पर अनजाने में ही अगले पल ही उसकी सांसों में फिर से सागर के ख्यालों की खुशबू बस जाती। उसे इस बात का भी हमेशा डर लगा रहता कि उसके कॉलेज के कोई भी सहपाठी या दोस्त कभी ना कभी, यदि खुदा ना खास्ता, शोभित से टकराए तो भी उन दोनों के प्यार के चर्चे शोभित या शोभित के परिवार वालों को पता चल जाएंगे, क्योंकि उन दोनों का प्यार एकदम खुल्लम खुल्ला प्यार था जिसकी जानकारी पूरे कॉलेज को थी। क्योंकि सुमन और सागर ने तय कर लिया था कि वह दोनों शादी कर लेंगे। उसे उस दिन की घटना भी याद आ जाती जब उन दोनों को होटल में उसके पापा के साथ अन्य लोगों ने भी आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। उसे हमेशा डर लगता रहता कि कोई ना कोई कभी ना कभी शोभित को या उसके परिवार को इस कांड की जानकारी दे ही देगा और उसकी जिंदगी नरक बन जाएगी। शोभित और उसकी माँ और पिताजी शोभित को इतना प्यार करते थे कि उसे कभी कभी अपने भाग्य पर ईर्ष्या हो जाती, पर उसके साथ साथ भेद खुलने का डर भी गहरा जाता। हालांकि शोभित लखनऊ में था और सागर भोपाल में, लेकिन अतीत तो अतीत होता है और वर्तमान का पीछा कभी भी नहीं छोड़ता। एक दिन सुमन दोपहर को सो रही थी। अचानक ही उसे सागर के साथ बिताए हुए कुछ अदरक फल याद आ गए और उसके मुंह से हो सागर, नहीं नहीं नहीं, अब और नहीं, छोड़ो ना, जैसे शब्द जोर जोर से मुंह से निकलने लगे। छुट्टी का दिन था, शोभित घर पर ही था। उसने जोर से हिलाकर सुमन को जगाया और पूछा कि तुम क्या चिल्ला रही थी,
कौन है ये सागर? सुमन सकपका गई और झट से नादान बनकर बात को बदलते हुए बोली, सपने तो सपने होते हैं, सपनों का क्या? मुझे सपनों में राजा लग रहा था कि जैसे कोई लड़का आकर छेड़ रहा था, तो इसी कारण मेरे मुंह से कुछ निकल गया होगा। आप तो सपनों को भी पकड़ लेते हैं, छोड़ो जाने दो। कहते हुए सुमन ने शोभित को हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और उसके कंधे पर सर रखकर उसे प्यार करने लगी। जैसे ही हाथ पकड़कर सुमन ने शोभित को अपने ऊपर गिराया, शोभित सुमन के सपने की बात पूछना भूलकर सुमन की झील सी गहरी आंखों और उसकी गर्म सांसों में खो गया और उन दोनों के बीच प्यार का एक नया सैलाब उमड़ पड़ा। सुमन ने सर्विस के लिए कई जगह अप्लाई कर रखा था। शोभित भी चाहता था कि सुमन कोई नौकरी ज्वाइन कर ले ताकि घर का खर्च और अच्छी तरीके से चल सके। ईश्वर ने उन लोगों की प्रार्थना सुन ली और सुमन की नौकरी शहर कानपुर में लग गई। सुमन की सर्विस लगने की शोभित को बहुत खुशी थी। उसे लग रहा था कि अब वह दोनों अपनी उमंगों की दुनिया में नए पंख लगाकर उड़ते रहेंगे और जिंदगी को अपने तरीके से जी सकेंगे। वहीं सुमन भी चैन की सांस ले रही थी। उसे लग रहा था कि अब वो ससुराल के इस घुटन भरे माहौल से थोड़ा सा अलग रहकर वो अपनी मर्जी से स्वतंत्र जिंदगी जी सकेगी। शुरू में सुमन लखनऊ से कानपुर तक रोज ट्रेन से अप डाउन करने लगी। वह सुबह तड़के 4 बजे उठ जाती और रात को 8 बजे ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस से वापस आ जाती थी। ये सब करते हुए बहुत ज़्यादा थक जाती थी। उसने शोभित से और अपनी सासू माँ से अनुरोध किया कि उसे एक कमरा वहीं कानपुर में दिला दिया जाए ताकि वो जिस दिन थक जाए उस रोज वहीं पर रात गुजार सके। ऐसा करने में शोभित को और उसकी माँ को भला क्या ऐतराज हो सकता था। उन्होंने सुमन के लिए कानपुर में एक छोटा सा फ्लैट किराए पर दिला दिया। सुमन के लिए वहां रहने की मूलभूत आवश्यक सुविधाएं भी जुटा दी गई। अब सुमन की जिंदगी थोड़ी आसान हो गई। वो सप्ताह में 3-4 दिन को घर आ जाती और बाकी 2-3 दिन वो कानपुर में ही रुकने लगी। एक दिन वो लखनऊ से ट्रेन से कानपुर जा रही थी। कानपुर स्टेशन से उतरकर अपने ऑफिस की ओर मुड़ी रही थी, तभी अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। इस स्पर्श को वो भली भांति पहचानती थी। उसने तुरंत अपने कंधे पर रखे हाथ को छू कर देखा और बोली, अरे सागर, तुम यहाँ? गंभीर होते हुए सागर ने कहा, सुमन, तुम कितनी बदल गई हो। कहाँ तो तुम मेरे बिना एक पल भी नहीं रह पाती थी और अब मुझे भोपाल में छोड़कर तुम कहाँ चली गई थी। और तो और तुमने फ़ोन भी नहीं किया। मैंने तुम्हें कितनी बार फ़ोन करने की कोशिश की पर तुम्हारा फ़ोन भी स्विच ऑफ आता था। तुम्हारी तो मांग में सिंदूर भी भरा है। क्या तुमने शादी कर ली? किससे? सुमन ने कहा, ये एक लंबी कहानी है, मैं तुम्हें फुर्सत से बताऊंगी। पहले ये बताओ कि तुम यहाँ कैसे? मेरी यहाँ पर L&T में नौकरी लगी हुई है, इस कारण भोपाल से मैं यहीं शिफ्ट हो गया हूँ। तुम यहाँ कैसे? मैं भी यहाँ पर JJ कंपनी में सर्विस करती हूँ। देखा, तुम कहीं भी जाओ किस्मत हमें हमेशा मिलाती है और मिलाती रहेगी। कहते हुए सागर ने सुमन को अपनी बाहों में भर लिया। सुमन अपनी सुध बुध खोकर सागर की बाहों में सिमट कर रह गई। सुमन और सागर उस दिन अपने ऑफिस में नहीं गए। दोनों ने एक रेस्टोरेंट में बैठकर चाय पी और उसके बाद सुमन ने सागर से पूछा, कहाँ रह रहे हो तुम आजकल? सागर बोला, 1-2 कमरों का फ्लैट मैंने किराए पर ले लिया है, उसी में रह रहा हूँ। यहाँ से बिल्कुल पास में ही है, चलो मैं अपना फ्लैट दिखलाऊं। और ढेर बातें करते हुए सुमन सागर के साथ उसके फ्लैट की ओर चल दी। कौन कौन रहता है फ्लैट में तुम्हारे साथ? जानकारी जुटाने के उद्देश्य से सुमन ने पूछा। गहरी सांस लेते हुए सागर ने कहा, कोई नहीं, बस अकेले रहते हैं। अच्छा, तुमने शादी वादी नहीं की? खुशी से चहकते हुए सुमन ने पूछा। नहीं, जिसे चाहा था वो बेवफा निकली और मुझे ठुकरा कर किसी और के साथ चली गई। फिर किसी और के साथ जुड़ने का मेरा मन ही नहीं किया। अपने ऊपर किए गए बेवफाई के कटाक्ष से सुमन सकुचा गई। रास्ते में सुमन ने होटल में घटी घटना के बाद की सारी कहानी सागर को सुनाई और बताया कि उसके ऊपर उसके माँ बाप का और समाज का बहुत बड़ा दबाव था। इसी दबाव में आकर उसने शोभित से शादी कर ली थी, क्योंकि उसके मम्मी पापा नहीं चाहते थे कि वो सागर से कोई संबंध रखे। इसी कारण उसका मोबाइल फ़ोन भी आइडिया से बदलकर एयरटेल कंपनी का करवा दिया था। इसी कारण फ़ोन पर कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था।
उसके पिता को हार्ट अटैक आने के बाद उसकी माँ ने उसे अपने पिता की सौगंध देकर कहा था कि आज के बाद तू सागर से कोई बात नहीं करेगी, फोन पर भी उससे कोई संबंध नहीं रखेगी। इसी वजह से मैंने कभी तुमसे बात करने का कोशिश नहीं की, हालांकि कि मेरा मन तुम्हारे लिए हमेशा तड़पता रहता था। कहते हुए उसने सागर की बाह में अपनी बाह डालकर सड़क पर आगे चल दी। आज सुमन का मन उसके काबू में नहीं लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जो खुशियां समाज ने जबरदस्ती छीन ली थी, वो सब एकदम से आकाश कुसुम की तरह टूटकर उसकी झोली में आ गिरी हो। आज सुमन 17 साल की अल्हड़ किशोरी की तरह इठलाती और बलखाती सी नजर आ रही थी। उसके चेहरे का उल्लास और खुशी छुपाए नहीं छुप रहे थे। सुमन के दिल और दिमाग में तेज द्वंद हो रहा था। दिल कहता था कि उसे उसका पुराना प्यार मिल गया है, वो हमेशा के लिए उसी की बाहों में समा जाए, और दिमाग कहता था सुमन बेवकूफ़ी मत कर, तू अब हमेशा के लिए शोभित की हो चुकी है, उसके साथ बेवफाई मत कर। ऐसा करने से तेरा वर्तमान हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। आग से मत खेल, जानबूझकर आग से मत खेल। पर दिल तो दिल होता है जो हमेशा दिमाग पर भारी पड़ता है, और इसी कारण संसार में अनेकों लोग बेवकूफ़ी कर लेते हैं। सुमन को अपने कॉलेज के दिन और उन दिनों सागर के साथ किए गए प्रणय के एक एक दृश्य सिनेमा की रील की तरह आंखों के आगे घूमते से लग रहे थे। गुजरे दिनों की सुनहरी बातें करते करते वे दोनों सागर के फ्लैट में जा पहुंचे। सागर ने अपने फ्लैट का ताला खोला और झुककर कॉर्निश करते हुए अदा से बोला, हुजूरे आले, स्वागत है आपका इस नाचीज के घर में, जहनी सीप जो आप तशरीफ लाएं। राजकुमारी की तरह बड़ी अदा से सुमन ने फ्लैट में प्रवेश किया। सुमन ने उत्सुकता भरी निगाहों से सागर के फ्लैट में रखी वस्तुओं का जायजा लिया और सोफा पर जाकर बैठ गई। दरवाजा बंद करके सागर भी सुमन के पास सोफा पर बैठ गया और सुमन को अपनी बाहों में भर लिया। अचानक ही सुमन को ध्यान आया कि वो अब शोभित की ब्याहता है, और अब किसी दूसरे पुरुष की बाहों में जाना अपने पति के प्रति बेवफाई है। नारी सुलभ पाप पुण्य की परिभाषा ने उसे सागर के आमंत्रण देती बाहों में जाने से रोका, और वह सागर से अलग होते हुए बोली, नहीं सागर, नहीं नहीं सागर, मैं अब किसी और की हो चुकी हूँ, और अब ये सब करना पाप है। आंखों में वासना की चमक लिए सागर बोला, ये सब तो हम अनगिनत बार कर चुके हैं, जब ये पहले पाप नहीं था तो आज कैसे पाप हो सकता है। कहते हुए सागर सुमन को अपने पुराने प्यार की दुनिया में उतरता चला गया, और बेबस सी सुमन उसके साथ वासना की दरिया में बहती चली गई। सुमन सागर के साथ आधे मन से वासना की लहरों में डूबती उतराती रही। उसके अंदर में बैठी लड़की चीख चीख कर उससे कहती रही कि हम दोनों के बीच पहले जो हुआ तब तुम सिर्फ सागर की थी, पर अब जब तुम शोभित के साथ पवित्र अग्नि को साक्षी कर 7 फेरे ले चुकी हो, तो फिर ये बेवफाई किस लिए। आखिर सागर ऐसा क्या नया कर रहा है जो कामदेव सा सुंदर शोभित नहीं कर सकता। जो पति सुख, संतोष और खुशी शोभित दे सकता है, तो उसके अंश मात्र की प्राप्ति के लिए फिर से सागर के पास फिर से जाने की क्या जरूरत। पर उस अंदर की लड़की की बात को उसके नादान दिल ने एकदम अनसुना कर दिया। उसके दिल ने सुमन के अंदर की लड़की को आंखें दिखाते हुए कहा, मूर्ख लड़की, बड़ी मुश्किल से ये सुनहरा मौका हाथ आया, इसे हाथ से न जाने दे। कल क्या होगा किसको पता है। आज के दिन तेरा दीवाना भरमर तेरे साथ है। तेरे कुसुम पराग पर पहला हक तूने ही तो काफी पहले उसे ही दे दिया था, तो अब ये कसमकस किस लिए। भूल जा दुनिया को, कुदरत ने जो मौका बख्शा है उसे एंजॉय कर। और अंततः जीत दिल की हुई, और सुमन के अंदर बैठी हुई उसकी आत्मा रूपी लड़की दिल के हाथों मजबूर होकर रुदन करते हुए सागर के कदमों में समर्पित हो गई। वह दोनों ना जाने कितनी देर सोफे पर ऐसे ही पड़े रहे। सागर ने उठकर सुमन के लिए पानी दिया और किचन में चाय बनाने चल दिया। कपड़े पहनकर अपने खुले बालों को बांधती हुई सुमन भी उसके पीछे किचन में चली गई और चाय नाश्ता लगाने में सागर की मदद करने लगी। चाय पीते पीते शाम हो गई। सुमन सोफे से उठते हुए सागर से बोली, मेरी लखनऊ जाने वाली ट्रेन का समय हो गया है, मुझे अब चलना चाहिए। सागर ने हाथ पकड़कर झटके से सुमन को अपनी गोद में गिरते हुए कहा, अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। सागर की गोद में गिरी सुमन ने सागर की आंखों में झांकते हुए कहा,
तुम्हारी प्यार करने की यही अदाएं ही तो मुझे अब भी तुम्हारी दीवानी बनाए हुए है। पर मुझे घर तो जाना ही होगा, शोभित मेरा इंतजार करता होगा। शोभित का नाम सुनते ही सागर की आंखों में ईर्ष्या और द्वेष की गहरी लकीरें उभर आईं। उसे ऐसा लगा जैसे वो कोई छोटा सा बच्चा हो और उसका सबसे सुंदर खिलौना उसके हाथों से कोई दूसरा बच्चा जबरदस्ती छीन रहा हो। गुस्से में उसने जबड़े भींच लिए और सुमन को अपनी बाहों में जोर से जकड़ते हुए उसने कहा, नहीं सुमन, आज मुझे तुम इतने दिनों बाद मिली हो। शोभित तो क्या, उसका बाप भी आज तुम्हें मुझसे जुदा नहीं कर सकता। तुम शोभित को फोन कर दो कि आज और कल ऑफिस में बहुत जरूरी काम है और मैं कल शाम को ही लखनऊ वापस आ पाऊंगी। सागर की बाहों में पिघलते हुए सुमन ने अपना फोन उठाया और शोभित को लगा दिया। शोभित ने पूछा, कैसी हो सुमन, कौन सी ट्रेन से आ रही हो? मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। आज रात को अपन लोगों को होटल संगम में डिनर को चलना है, याद है ना? अपने बदन पर सागर की उंगलियों की हरकत से उखड़ती हुई सांसों को नियंत्रित करते हुए और सागर की आंखों में झांकते हुए उसकी गोद में लेटी सुमन ने कहा, यार शोभित, आज ऑफिस में दिन भर से बॉस ने बड़ा काम दे रखा है। अभी भी मैं वही काम कर रही हूँ। मैं आज नहीं आ सकती। संगम में खाना खाने अपन कल चलेंगे। मुझसे गुस्सा तो नहीं हो मेरी सोना? शोभित ने प्यार जताते हुए कहा, कोई बात नहीं सुमन, तुम मन लगाकर ऑफिस का काम खत्म कर लो और कल समय से आ जाना। मैं तुम्हारे साथ होटल जाने को बहुत उत्सुक हूँ। बाय कहते हुए उसने फोन पर सुमन को किस किया और फोन काट दिया। सागर ने सुमन के द्वारा की गई चीटिंग को शोभित के ऊपर अपनी विजय माना और विजय के नशे में वह सुमन को बाहों में लेकर प्यार की नई दुनिया की सैर पर निकल गया। सुबह सुबह सुमन अपने ऑफिस में गई और बीते दिन की छुट्टी की एप्लीकेशन देकर दोनों दिनों का पेंडिंग काम निपटाने में लग गई। ऑफिस का ढेर सारा काम करते करते कब शाम हो गई उसे पता ही नहीं चला। ऑफिस की छुट्टी होते समय उसने अपना सामान समेटा और तेज कदमों से ट्रेन पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ गई। सागर के साथ पूरी रात मटर गश्ती करते हुए जागने के बाद और दिन भर के काम के थकान से सुमन ट्रेन में बैठते ही सो गई। उसकी नींद सीधी लखनऊ स्टेशन पर ही खुली। रेलवे स्टेशन पर शोभित खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। सुमन के सामान को अपने हाथों में लेकर शोभित और सुमन बातें करते हुए मोटरसाइकिल स्टैंड की तरफ बढ़ चले। सुमन की अंतरात्मा विवाह के बाद शोभित से किए गए पहले छल के कारण थोड़ी विचलित हो रही थी और उसकी नजरें शोभित की तरफ उठ नहीं पा रही थी। एक एहसास एकमत्री उस पर हावी हो रहा था। उसे शोभित पर किए गए अन्याय के कारण शोभित पर दया भी आ रही थी और प्यार भी। उसने शोभित का हाथ अपने हाथ में डाल दिया और शर्म को त्याग कर उसके साथ सट कर चलने लगी। शोभित को आज सुमन के व्यवहार में आए इस परिवर्तन से आश्चर्य हो रहा था। उसने द्वारिकाधीश को धन्यवाद देते हुए कहा, हे प्रभु, आज आपने सुमन पर ऐसा कौन सा जादू कर दिया जो ये आज मुझसे बहुत प्यार कर रही है। प्रभु, इस पर ऐसे ही जादू आप हर रोज करते रहिएगा ताकि मैं अपनी सुमन का ज़्यादा और ज़्यादा प्यार पा सकूं। सुमन ने शोभित के ईश्वर के लिए की गई प्रार्थना सुनी और इस जादू का कारण सागर और उसका परिणय याद आते ही उसके चेहरे पर लाली दौड़ गई। रात को सुमन शोभित के साथ डिनर पर गई और अपने द्वारा शोभित से किए गए अन्याय के प्रतिकार में रात्रि को उसने पूर्ण समर्पण से अपने पति को प्यार देकर तृप्त कर दिया। शोभित की ये खुशी कुछ ऐसी ही थी जैसे किसी बलि पशु को बलि के रूप में परोसे गए हरे हरे चारे को बिना अंजाम की चिंता किए खाते हुए होती है। आज बहुत दिनों बाद शोभित को चैन की नींद आई। आज वो इतना खुश था कि वो अपनी खुशी को छिपा नहीं पा रहा था। शोभित के मम्मी पापा शोभित की खुशी देखकर बहुत खुश थे और सुमन भी आज की बेहद खुश थी कि उसे सागर का प्यार वापस मिल गया था। उसे लग रहा था कि सागर उसके अतृप्त मन को प्यार से भर कर रख देगा और शोभित उसे पति का प्यार लगातार ऐसे ही देता रहेगा। वो नादान जिंदगी की इस विषमता को समझ ही नहीं पा रही थी कि एक साथ दो नावों पर सवार होने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं कभी ना कभी दोनों नौकाओं से गिरकर नदी में अवश्य डूबकर मरता है। शोभित आज सुबह जब जागा तो सुमन द्वारा दिए गए प्यार के प्रतिकार से वो बेहद खुश था। उसकी खुशी छुपाए से नहीं छुप रही थी। शायद
ये पहली बार था जब विवाह के बाद सुमन ने रात्रि की पूर्ण समर्पण के साथ अपने पति का साथ दिया था। वो जल्दी जल्दी तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए जाने को निकला। प्रतिदिन ऑफिस जाने के पहले वो सुमन को रेलवे स्टेशन छोड़ता था। उसने मोटरसाइकिल पर बैठे सुमन से कहा, सुमन, आज कैसा जादू हो गया जो तुम बिल्कुल बदल गई। शादी के बाद आज पहली बार मुझे लगा कि तुम मेरे सच्चे अर्थों में धर्म पत्नी हो। जिस जादू ने तुम्हें इतना परिवर्तित किया, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये जादू हर रोज तुम्हारे साथ हो और हम दोनों का जीवन इसी तरीके से सुखमय बना रहे। सुमन को अपने ऊपर किया गया सागर का जादू तुरंत याद आ गया और उसे याद करके ही उसके होठों पर मुस्कान और चेहरे पर लाली छा गई। उसने कहा, हाँ शोभित, अगर ईश्वर ने चाहा तो वो जादू हर रोज यूं ही चलता रहेगा और मैं हर रात यूं ही तुम्हारी होकर रहूंगी। मोटरसाइकिल से उतारकर स्टेशन पर ही शोभित ने संकोच छोड़कर सुमन को अपने गले लगा लिया और सी यू इन द इवनिंग बाय बाय कहते हुए अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट कर अपने ऑफिस चला गया। सुमन कानपुर स्टेशन पर जैसे ही उतरी तो उसने देखा कि सागर वहीं पर खड़ा उसका इंतजार कर रहा है। सागर की अधीरता देखकर सुमन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सागर सुमन के पास आया और बोला, तुम्हारे ऑफिस जाने के पहले एक बार मेरे घर चलना है। चलो जल्दी चलते हैं, मेरी मोटरसाइकिल उधर रखी है। मुस्कुराती हुई सुमन ने कहा, नहीं, इस बार आपके घर नहीं चल रहे, चलिए पहले हमारे गरीब खाना देख लीजिए, वो बिल्कुल पास ही में है और वहाँ से ऑफिस जाने में भी मुझे देर नहीं होगी। सुमन और सागर दोनों मोटरसाइकिल पर बैठकर सुमन के फ्लैट में चले गए। फ्लैट के अंदर जाते ही सुमन सागर की बाहों में झूल गई। लगभग 1 घंटे के प्रेमाचार के बाद वह दोनों अपने अपने ऑफिस चले गए। सुमन को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी में खुशी के पंख लग गए हों। वो धरती पर नहीं, आकाश में उड़ी जा रही हो। दिन भर ऑफिस में काम करने के बाद शाम को जब सुमन ट्रेन से अपने घर लखनऊ पहुंची तो शोभित रेलवे स्टेशन पर खड़ा उसका ही इंतजार कर रहा था। सुमन को शोभित की हालत देखकर उसे सहानुभूति हो आई। उसके अंदर बैठी लड़की ने कहा, सुमन, ठीक है कि तुम सागर के साथ प्रेम हिंडोले झूलकर चली आ रही हो, पर क्या अपने पति को पत्नी सुख देने में तुम्हारा कोई नुकसान है क्या? उस बेचारे को भी उसके हिस्से का सुख तो लेने दो। और सुमन ने इस बात को जो आज दिल से पूरी तरह मानने का फैसला कर लिया। आज वो अपने पति को रिझाने के लिए मेकअप करके और परफ्यूम लगाकर पूरी तरह तैयार थी। शोभित और सुमन की आज की रात भी शायद उन दोनों के जीवन की दूसरी सबसे सुहानी रात थी। दोनों आज पूरी रात जागते रहे। शोभित सुमन में आए हुए परिवर्तन से रोमांचित और बेहद खुश था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सुमन में आए इस परिवर्तन की आखिर वजह क्या। अगले दिन सुमन जैसे ही कानपुर स्टेशन पर पहुंची तो सागर उसके कोच के सामने ही खड़ा बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। रात भर अपने पति के साथ जागकर रति क्रीड़ा करके आई सुमन आज थोड़ी अनमनी सी थी। वह दोनों आज फिर सुमन के घर गए, पर थकी हुई सुमन आज सागर को उतना सहयोग नहीं कर पा रही थी जितना वह पिछले 2 दिनों से कर रही थी। सागर ने बाहों में लेकर उससे उसकी उदासीनता का कारण पूछा तो जम्हाई लेते हुए सुमन ने कहा, वहाँ शोभित ने पूरी रात यही करते हुए मुझे नहीं सोने दिया और अब यहाँ पर तुम भी मुझे उसी तरीके से। खबरदार सुमन, जो तुमने मेरे सामने उस नालायक निठल्ले शोभित का नाम भी लिया, मुझे ये कभी बर्दाश्त नहीं हो पाता कि वो उल्लू तुम्हें छुए भी। क्रोध में भरकर सागर बोला, तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी। उस नालायक को तो तुम्हें छूने का कोई भी हक नहीं है, समझी तुम? पर सागर, वो मेरा पति है, मेरे शरीर पर उसका तो पूरा हक है, संकोच के साथ सुमन ने कहा। तो अब तुम उसे कभी भी अपने शरीर को नहीं छूने देना, इस पर सिर्फ मेरा हक है, कहते हुए सागर ने सुमन को अपने बाहों में भर लिया। सुमन अचरज में डूबी सागर की ओर देखती रह गई। सुमन, तुमको मेरे प्यार का वास्ता है, अब शोभित को अपने शरीर न छूने देना। मैं कोशिश करूंगी, सागर की आंखों में देखते हुए सुमन ने कहा। तुम एक काम क्यों नहीं करती? कुछ दिन के लिए तुम अपने मम्मी पापा के घर चली जाओ और वहीं से यहाँ आना जाना करती रहो। इस तरीके से तुम शोभित के चंगुल से कुछ दिनों के लिए मुक्ति पाओगी। तब तक हम लोग आगे का प्लान करेंगे। प्यार के अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हुए सुमन ने सिर हिलाकर अपनी मौन स्वीकृति दे दी।
सुमन ने ऑफिस जाते ही अपनी मम्मी से फ़ोन पर बात की और कहा, मम्मी मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, मैं आपके पास 2-3 सप्ताह रुकना चाहती हूँ। इस बीच मैं वहीं से ऑफिस का आना जाना करती रहूँगी। सुमन की माँ ने खुशी खुशी अपनी बेटी को अपने घर आकर रुकने की अनुमति दे दी और सुमन के चेहरे पर प्रसन्नता की चमक उभर आई। सुमन सागर के सम्मोहन में कुछ ऐसी फंसी थी कि आज लखनऊ आने के बाद वो शोभित के साथ पहले की ही तरह अनमनी सी बनी रही। और रात को जब शोभित ने पढ़ने के लिए उसे छूने का प्रयत्न किया तो उसने उसका हाथ ये कहकर हटा दिया कि आज उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसे सोने दे, और चुपचाप करवट बदलकर सो गई। शोभित ने सोचा शायद थकान के कारण सुमन आज उससे इस तरीके का बर्ताव कर रही है, इसलिए वो भी उसे परेशान न करके चुपचाप सो गया। अब धीरे धीरे सुमन का शोभित के प्रति रूखापन बढ़ता ही चला गया। शोभित को सुमन में आए इस परिवर्तन का कोई कारण समझ में नहीं आ रहा था। वो ये बात किसी से कह भी नहीं सकता था। सुबह होते ही सुमन ने अपनी सासू माँ के पैर छूते हुए कहा, माँ आज मुझे अपने मायके जाना है। मेरे पिताजी का स्वास्थ्य आजकल कुछ ठीक नहीं चल रहा है। माँ ने कुछ दिनों के लिए मुझे बुलाया है, मैं वहीं से ऑफिस का आना जाना कर लूँगी। बहू के सिर पर अपना हाथ फेरते हुए शोभित की माँ ने कहा, हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं, तुम जब से आई हो मायके एक बार भी नहीं जा पाई हो। जाओ कुछ दिन तक अपने मम्मी पापा के साथ रह आओ, उनका भी मन लगा रहेगा। आखिर तुम्हारे सिवाय उनका है ही कौन। सुमन के चेहरे पर अपनी योजना पूरी होते देखकर मुस्कान आ गई और उसने तुरंत अपना बैग लगा लिया तथा सामान लेकर शोभित के साथ मोटरसाइकिल बैठकर अपने घर, अपने माँ बाप के घर आ गई। वहाँ पर अपना सामान छोड़कर उसने शोभित से कहा, मुझे आज आप रेलवे स्टेशन नहीं छोड़ेंगे क्या? मुझे अभी ऑफिस जाना है, मैंने आज की छुट्टी नहीं ली है। शोभित ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं, चलो मैं तुम्हें रेलवे स्टेशन छोड़ते हुए अपने ऑफिस चला जाऊंगा। और सुमन अपना सामान का बैग रखकर तुरंत शोभित की मोटरसाइकिल पर उसकी कमर में हाथ डालकर बैठ गई। शोभित ने प्यार से सुमन से कहा, सुमन तुम जल्दी से ही वापस आ जाना, मैं तुम्हारे बिना एक दिन भी नहीं रह पाता, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। सुमन ने कहा, इतनी भी बेकरारी अच्छी नहीं है, तुम्हें कुछ दिन मेरे बिना रहने की आदत डाल लेना चाहिए, क्योंकि मुझे अब कई दिनों तक कानपुर भी रुकना पड़ेगा। ऑफिस का काम एक नई ब्रांच खुलने से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और छुट्टी होते होते अब रात के 8-9 बजा करेंगे। इसके बाद रेल से आने जाने में बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। शोभित आह भर कर बोला, तुम्हारे ऑफिस को भी मुझसे बदला लेने का यही टाइम मिला है यार, अभी अभी तो तुमने मुझे प्यार करना शुरू किया है। मुस्कुराते हुए सुमन ने कहा, छी ऐसा नहीं बोलती। रेलवे स्टेशन पर उतरकर सुमन शोभित को बाय बाय करती मुस्कुराते हुए कानपुर जाने वाली ट्रेन में जा बैठी। आज सुमन को ऐसा लग रहा था जैसे वे थोड़े दिन के लिए ही सही शोभित के बंधनों से आज़ाद हो गई थी और उसने सागर का कहना मान लिया था। उसने ट्रेन में बैठते ही सागर को फ़ोन लगा लिया और बोली, सागर मैंने तुम्हारा कहना मान लिया और मैं आज ही अपने माता पिता के घर शिफ्ट हो गई हूँ। मैंने रात को शोभित को अपने शरीर को छूने भी नहीं दिया। शाबाश, ये हुई ना बहादुरों वाली बात। मैं रेलवे स्टेशन पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। आज का दिन हमारी जीत का दिन है। आज दिन और रात हम सेलिब्रेशन करेंगे। अब तुम कल रात को ही घर जा पाओगी। मुस्कुराते हुए सुमन ने कहा, मेरे लिए तुम्हारी इतनी बेकरारी मुझे बेचैन किए जा रही है। बस मैं थोड़ी देर में आ ही रही हूँ, थोड़ी देर और इंतज़ार करो। जैसे ही सुमन की ट्रेन स्टेशन पर रुकी, सागर सामने ही खड़ा था। उसने अपनी आदत से मुताबिक सुमन का हाथ पकड़कर अपनी तरफ झटके से खींचा और सुमन सीधे उसके सीने से जा लगी। बिना देर किए सुमन और सागर आज रुकने के लिए सागर के फ्लैट पर जा पहुँचे। फ्लैट के अंदर जाते ही सागर ने दरवाज़ा बंद किया और सुमन को अपनी बाहों में गुड़िया की तरह उठाकर चूमते हुए अपने पलंग की तरफ बढ़ चला। अगली सुबह अपना ऑफिस अटेंड करके सुमन रात को लखनऊ पहुंची। रात को खाना खाते समय उसकी माँ ने उसके ससुराल के हाल चाल पूछे और फिर उसके बारे में पूछा, तेरी शोभित के साथ ज़िंदगी अच्छी तरह से तो चल रही है ना? मुस्कुराते हुए सुमन ने कहा, हाँ हाँ माँ, अभी तक तो सब ठीक चल रहा है। देखा नहीं, शोभित ही मुझे यहाँ लेकर आया था और वही मुझे छोड़ने रेलवे स्टेशन भी गया था। गहरी सांस लेते हुए माँ ने कहा, बेटी तेरी जिंदगी का वो पुराना गंदा अध्याय समाप्त हो गया, यही मेरे लिए सबसे खुशी की बात है।
उस निकम्मे विजातीय सागर से शादी करके हम लोग कहीं के भी ना रहते। तूने बड़ी समझदारी का काम किया जो अपने पिता की बात मान ली और शोभित से शादी कर ली। तेरे इस फैसले से हम लोग बहुत खुश हैं बेटा। सुमन ये कहकर मन ही मन बोली, माँ यह आप लोग ही हो जिन्होंने मेरे शोभित और सागर का तीनों का जीवन बर्बाद कर दिया। सिर्फ अपनी खुशी के लिए ऐसा सब कर दिया आपने। मैं आपको कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। शाम को सुमन के पिता वापस घर आए और सुमन को देखकर उन्होंने उसे अपने सीने से लगा लिया। रात को खाने में पूरी, रायता और हलवा बना था। सुमन ने पापा की थाली में रखा ढेर सारा हलवा देखकर माँ से कहा, माँ पिताजी को हार्ट अटैक आ चुका है, आप फिर भी पिताजी को इतना घी से तर हलवा परोस रही हो। आपको पापा के स्वास्थ्य की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। ये सुनकर मम्मी पापा दोनों हंस पड़े। सुमन की माँ ने कहा, बेटी इनको जी भरकर खाने दो, इससे इनको कोई नुकसान नहीं होगा, इसकी चिंता तुम मत करो। पर क्यों माँ, ये पापा की जिंदगी का सवाल है। मुंह में हलवे का कौर डालते हुए सुमन ने कहा। हंसते हुए माँ ने कहा, सुमन पापा को कुछ नहीं हुआ है, पापा एकदम स्वस्थ हैं। उन्हें उस दिन भी अटैक वटैक कुछ नहीं आया था। वो तो इनके डॉक्टर दोस्त बनर्जी और इनका तेरी शादी शोभित से करवाने के लिए किया गया ये नाटक था। ये कहकर माँ खूब जोर से हंस पड़ी और खाना खाते खाते पापा भी जोर जोर से हा हा करके हंसने लगे। सुमन को अपना भोजन निकलना भी मुश्किल हो गया। बस वो मन मारकर खाना खाती रही। आज सुमन का मन पहले से भी ज़्यादा विद्रोही हो गया। उसके अंदर बैठी लड़की ने उसे कहा, जब तेरे माँ बाप ही तेरा इतना बुरा सोच सकते हैं तो तू ही किस लिए इनकी झूठी इज्जत की परवाह करके अपने जीवन को बर्बाद कर रही है। सिखा दे इन लोगों को सबक और चली जा अपने सागर के साथ। इन सबको इनकी करनी का दंड मिलना ही चाहिए, चाहे वो शोभित हो या तेरे मम्मी पापा। सुमन ने अपना भोजन समाप्त किया और चुपचाप जाकर बिस्तर पर लेट गई। आज उसके दिमाग में एक तूफान सा उमड़ रहा था जो आज अपने साथ सब कुछ बहा ले जाना चाहता था। सुबह उठकर दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर वो अपने ऑफिस जाने को तैयार हुई। हर दिन की तरह आज भी सागर उसका इंतजार करता रेलवे स्टेशन पर खड़ा था। सुमन को लेकर अपने फ्लैट की ओर चलने लगा। सुमन ने उसका हाथ पकड़कर उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, सागर आज से सब कुछ बदल गया है। अब मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। आज से तुम मेरे साथ मेरे फ्लैट में हमेशा के लिए मेरे साथ ही रहोगे। मेरे स्वामी बनकर मेरे पति की तरह तुम अभी अपना फ्लैट खाली करके सारा सामान लेकर मेरे फ्लैट में आ जाओ। इससे पहले चलो आज के दिन का सेलिब्रेशन अपने फ्लैट में चलकर करते हैं। आज से मैं सारे बंधनों को तोड़कर तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी हूँ। सागर अवाक सा रहकर सुमन की ओर देखता रह गया और बोला, क्यों आज ऐसा क्या हो गया? कुछ नहीं, आज से मेरा मन उन पुराने खोखले बंधनों को तोड़कर तुम्हारे साथ नए बंधन में बंध कर रहने को कर रहा है। सागर को बस इतना समझ आया कि अब सुमन हमेशा के लिए उसके साथ रहने को तैयार है। सागर के घर पहुंचने पर आज घर का दरवाज़ा बंद करने की ड्यूटी सुमन की थी। वो दरवाज़ा बंद करके आकर सागर की गोदी में जा लेटी। जब तक सुमन शोभित की थी तो सागर को सुमन को लूटने में एक अजीब सा आनंद आता था, पर आज जब सुमन ने घोषणा कर दी कि वो आज से सारे बंधन तोड़कर वो सिर्फ सागर की होकर रह गई है, तो सागर को आज उसे बाहों में लेकर भी वो आनंद नहीं आ पा रहा था जो उसे कल तक आता था। आधे मन से आज उसने सुमन को प्यार किया, पर आज उसके प्यार में वो गर्मजोशी नहीं थी जो कल तक रहती थी। सुमन इस बात को महसूस ही नहीं कर पाई। सुमन को अपने माँ बाप पर उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने के कारण बहुत क्रोध आ रहा था। वो उन्हें बिना बताए 4 दिन तक सागर के साथ अपने फ्लैट में ही रुकी रही। अब उसे जमाने की रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। उसके बाद जब वो शाम को लखनऊ पहुंची तो उसे अपने मम्मी पापा का घर ऐसे लग रहा था जैसे उसमें बिजली का करंट दौड़ रहा हो, जिसे छू लेने भर से उसे शौक लगेगा। गुस्से में वो उनसे बिना ज़्यादा बात किए हुए अपना सामान उठाकर शोभित के घर जा पहुंची। सुमन ने मन ही मन अब शोभित का घर भी छोड़ने का फैसला कर लिया था। अब धीरे धीरे सुमन का शोभित के प्रति रूखापन बढ़ता ही चला गया। शोभित को सुमन में अचानक ही आए इस परिवर्तन का कोई कारण समझ में नहीं आ रहा था। वो ये बात किसी से कह भी नहीं सकता था। सुमन पर धीरे धीरे सागर का जादू सिर पर चढ़कर बोलने लगा। अब वो वही करती थी जो सागर कहता था। धीरे धीरे सुमन ने लखनऊ जाना ही छोड़ दिया।
उसने धीरे धीरे करके लखनऊ से अपनी आवश्यकता की सारी वस्तुएं कानपुर में इकट्ठी कर ली और लखनऊ जाना लगभग नहीं के बराबर कर लिया। अब सुमन अपने फ्लैट में सागर के साथ ही रहने लगी। सागर यदा कदा ही अपने फ्लैट पर जाता था, बाकी समय सुमन के साथ ही रहता था। एक दिन सुमन ने कहा, सागर, मैं 2 नाव में सवारी करते करते थक चुकी हूँ। मुझे शोभित से छुटकारा पाना है और सिर्फ तुम्हारे साथ ही जिंदगी बितानी है। ये सुनकर सागर बहुत खुश हुआ और सुमन को शोभित से तलाक लेने के लिए राजी कर लिया तथा सागर सुमन को लेकर कानपुर के एक प्रसिद्ध वकील के पास लेकर गया। उससे सुमन के तलाक की सारी बात कर ली। वकील ने सुमन की तरफ से तलाक की जो दरख्वास्त बनाई थी उसमें उसने लिखा था कि मेरा पति शोभित नपुंसक है और वो मुझे पति सुख देने में असमर्थ है। इस कारण मैं उसके साथ जीवन बसर नहीं कर सकती। मुझे इस परिस्थिति में तलाक दिया जाए तथा मेरी शादी शून्य घोषित की जाए। शोभित ने अपनी स्थिति जानते हुए भी मुझसे विवाह करके जो मुझे मानसिक पीड़ा पहुंचाई है उसके हर्जाने में मुझे 10 लाख रुपए भी उससे दिलवाए जाएं। हालांकि सुमन ने अपने वकील को दबे स्वर से बताया कि शोभित हर तरीके से एक सक्षम मर्द है, उसके बारे में नपुंसक शब्द लिखना एकदम गलत होगा। पर वकील ने जवाब दिया, सुमन जी, कोर्ट में यदि आपको निश्चित तौर पर तलाक लेना है तो इतना झूठ तो आपको बोलना ही पड़ेगा, अन्यथा आपका तलाक होते होते कम से कम 5 से 6 साल गुजर जाएंगे। इन परिस्थितियों में सुमन ने शोभित पर नपुंसक होने का जज लगाते हुए तलाक की अर्जी कोर्ट में दाखिल कर दी।